हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक्चुअली इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा, जिसमें मैंने आपको ये सारे टॉपिक डिस्क्राइब किया था, जिसमें कुछ बच्चों को समझ भी नहीं आया, उन लोगों ने कहा कि सर प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, एक बार और आप इस वीडियो को ज़रूर बनाएं ताकि हम लोग समझ सकें। मैं उस बच्चे का जो फीलिंग है, जो कंसेप्ट नहीं समझ पा रहा है, उसको मैं कोशिश करता हूँ मैं समझाने का। एक्चुअली क्या होता है, ये ऑनलाइन क्लास है, राइट। तो ऑनलाइन क्लास में जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो हो नहीं पाता है बच्चों का, क्योंकि एट अ टाइम रेंडमली उसके मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं कि सर यहाँ पे क्या होगा। तो एट अ टाइम वो वहाँ पे मैं वो नहीं पूछ सकता, जब मैं डायरेक्टली लाइव रहूँगा तब वो पूछ सकता है, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा उस बच्चे का जो भी कंसेप्ट बाकी रह गया था, वो सारे कंसेप्ट को मैंने सोचा कि आज क्लियर करूँगा। तो आज मैं कुछ टॉपिक्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मैं 10 से 15 मिनट मैं लूँगा, और फिर इसके बाद जो नए टॉपिक्स आएंगे उसको भी मैं कवर करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस बच्चे का भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, वो सारे बच्चे स्पेशली इस वीडियो को जरूर देखें, और मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो जैसे उसने कमेंट किया था, आप लोग भी कमेंट कीजिए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार और उसी टॉपिक का वीडियो बनाइए। मैं जरूर आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊँगा। तो आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। किस कारण से रदरफोर्ड का मेन टॉपिक जो था, जो दो मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारा इसी चैप्टर में पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसको हम कहते हैं, किस कारण से उनका रदरफोर्ड का थ्योरी फिट हुआ। सेकंड था डेवलपमेंट ऑफ लीडिंग टू द नील बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्यों नील बोर का एटॉमिक मॉडल आया। उसके बाद उन्होंने क्या क्या दिया था अपने एटॉमिक मॉडल में, 12 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड क्वांटाइजेशंस ऑफ एनर्जी। उसके बाद वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसमें रेडिएशंस आएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आएंगे। फिर जो नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा वो होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। उसमें एक वेव थ्योरी होगा जिसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड के बारे में। मैं समझता हूं कि ये टॉपिक जिस बच्चे ने भी ध्यान से पढ़ा उनका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर अपना जो भी डाउट नहीं क्लियर हुआ है उसको डाल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का क्या ड्रॉबैक्स था, राइट। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम could very well explain the presence of positively charged nucleus and the presence of electrons around it. Moreover, it also explained the results of scattering experiment and electrical neutral of atoms by failure due to the two major facts. देखो उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि टोटल पॉजिटिव चार्ज सिक्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम, उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द में रिवॉल्व करता है। लेकिन इनका जो मेन जो फेल होने का दो कारण थे, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बता पाए थे, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे अरेंज है, किस सेल में अरेंज है, किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने अरेंज नहीं किया था और डिस्क्राइब नहीं किया था। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या कहोगे, यही जो मैक्सवेल का थ्योरी था, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी disproved Rutherford's atomic model. According to the electromagnetic theory, any charged body under acceleration radiate energy in the form of electromagnetic radiation. Any charged body, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। Maxwell electromagnetic theory disproves Rutherford's atomic model. According to the electromagnetic theory, any charged body under acceleration radiate energy in the form of electromagnetic radiation. ये जो कहना चाह रहे हैं मैक्सवेल साहब, इन्होंने कहा कि आखिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्प्रूव कैसे किया। इन्होंने कहा कि कोई भी जो बॉडी जो रेडिएट करता है
क्योंकि उसके अंदर एक्सेलरेशन रहेगा। कोई भी बॉडी चार्ज है और बॉडी घूम रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन है तो बॉडी क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा। जैसे ही बॉडी एनर्जी रेडिएट करेगा तो उसमें से एनर्जी लूज होगा। तो इलेक्ट्रॉन को भी एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, राइट? एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट्स therefore it loses energy continuously after revolving around the nucleus. As a result of this moving, electron will come closer to the nucleus as in the form of spiral, and finally it will collapse to the nucleus. And it was calculated that the electron would fall into the nucleus and collapse in less than 10 to the power minus 8 seconds. But this does not happen actually. Therefore, the Rutherford atomic models could not account the stability of atom. देखो मैक्सवेल ने जो थ्योरी दिया था, मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कहा था, मैक्सवेल ने कहा था कि कोई भी चार्ज बॉडी जब एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करती है, और एनर्जी जब रेडिएट करती है तो उसका एनर्जी क्या होता है, लूज होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी हमारा चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन जिस तरह से रेडिएट करता है चार्ज बॉडी को, तो क्या होगा, वो भी जो है चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहा है, तो मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है, तो वो धीरे धीरे घूमते 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 स्पाइरल की तरह एक समय ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आखिर फिर इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कहाँ है, इसके बारे में रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। दूसरा और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, electrons being stationary, electrostatic attraction between the nucleus and electrons would have been pulled the electrons into the nucleus, which disproves the Thomson model of atom. जे थॉमसन का जो मॉडल था, उन्होंने क्या कहा था कि भाई साहब हर जगह जो है इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता है कि वो न्यूक्लियस की तरफ आकर्षित होता है। तो अगर न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है तो क्या होगा, वो उसकी तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जे थॉमसन साहब ने क्या कहा था कि पूरे सरफेस में इलेक्ट्रॉन बिखरा हुआ, राइट? तो ये हमारे जे थॉमसन साहब की थ्योरी को भी फेल कर। अब आ जाइए दूसरा जो मैंने कंसेप्ट लिखा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट। Rutherford did not give any information about how the electrons are distributed around the nucleus and what are the energies of these electrons. Therefore, it was concluded that either the Rutherford atomic model was wrong or the electronic magnetic theory was inadequate in this case. देखो रदरफोर्ड ने किस चीज़ का इंफॉर्मेशन नहीं दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, न्यूक्लियस के अगल बगल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका एनर्जी लेवल कितना है, किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये थ्योरी जो नहीं है तो इससे ये प्रूफ हुआ कि या तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ही रॉन्ग है, अदरवाइज देयर इज एन इनएडेक्वेट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। समझ में आया? ये था हमारा मेन ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब आ जाइए डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ। तो ये था हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जिसमें मैंने आप लोगों को ये भेजा भी था पीडीएफ, शायद आप लोगों को मिला होगा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल का, फिर उसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल के क्या लिमिटेशंस थे, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट? इसमें मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैविंग अ नंबर ऑफ एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन्स इन इट एंड द सफिशिएंट इनफ टू न्यूट्रलाइज द पॉजिटिव चार्ज. This model is compared with a watermelon in which seeds are embedded or pudding in which raisins are embedded. Therefore, this model sometimes called watermelon model or raisin or plum pudding model. तो ये सारी चीज़ें आप लोग जब पढ़ोगे तब पता चलेगा कि आखिर मैं जो कुछ भी भेज रहा हूँ आपको, तो ये सारे एक बार आप लोग ज़रूर देखना कि आखिर थॉमसन मॉडल में ऐसा क्या था, उसका लिमिटेशंस क्या है, किस कारण से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को आना पड़ा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को रदरफोर्ड और ये थॉमसन मॉडल का कंसेप्ट क्लियर हो गया, राइट? अगर नहीं हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आखिर तुम्हारा क्या डाउट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एटॉमिक मॉडल जो मैंने आपको नोट्स भेजा है, एक बार ज़रूर इसको पढ़ना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस में मैंने लिखे हैं मेन पॉइंट्स, और
रदरफोर्ड के एटॉमिक अकॉर्डिंगली क्या सब हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके ड्रॉबैक्स भी मैंने यहाँ पे सारा रिप्रेजेंट किया है। अब आ जाओ रदरफोर्ड के बाद जो मैंने सेकेंड पॉइंट लिखा था, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, राइट। कि आखिर क्या कारण हुआ जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल आया और उसके क्या क्या गुण थे, ये सारे अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है कि जब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जब फेल हो गया तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इस पर काम करना चालू कर दिया। जैसे ही रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हुआ तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर में काम करना चालू कर दिया। और जो देखो किसी भी साइंटिस्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो भी किसी भी थ्योरी का या पोस्टुलेट का जो लिमिटेशंस होता है उसके ऊपर में वो काम करते हैं, राइट। सो आफ्टर द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मैनी साइंटिस्ट स्टार्टेड वर्किंग टू गिव एन अप्रोप्रिएट मॉडल विच कुड ओवरकम द फ्लॉज ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अमॉन्ग सच साइंटिस्ट Niels Bohr was successful in giving the answers to the questions which were put forwarded by the Rutherford's model of atom। देखो मेन क्या था, रदरफोर्ड का जो रखा गया लिमिटेशंस, उसके आंसर को देने के लिए कि आखिर उसका आंसर क्या होगा, क्यों रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो उसमें जो दो मेन डेवलपमेंट रूल्स थे मेजर, देयर वर टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बोर्स एटॉमिक मॉडल। Now before the discussion of Bohr's model of an atom, it is important to study about these two development. Which are these two development? The first development is dual character of electromagnetic radiation. What is dual character of electromagnetic radiation? The electromagnetic radiation have dual character, that is particle and wave character both. And second was quantization of energy. Quantization of energy means the result from the atomic spectra give the evidence the energy is quantized. What is the energy? Energy is quantized. Now first of all you must understand about the electromagnetic radiation, right? देखो आप लोगों को जब भी कोई नोट्स मिलता है तो उसको पढ़ने की कोशिश करना और पढ़ के समझो, उसके बाद खुद से एक नोट्स बनाओ तो जाके समझ में आएगा, राइट। चलो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है और किसने दिया था। जब जेम्स मैक्सवेल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, राइट। जेम्स मैक्सवेल in 1870 gave the explanation about the interaction between the charged bodies and the behavior of electric and magnetic fields on macroscopic level। जो दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कब वो अट्रैक्ट करेगा, जब दोनों का डिफरेंट चार्ज होगा, राइट। द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडीज एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन सब चीज़ों के बारे में जेम्स मैक्सवेल ने मैक्रोस्कोपिक लेवल पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो बिहेवियर है वो कैसा है। लाइट एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी दैट प्रोपागेट्स इन द फॉर्म्स ऑफ वेव। सब जानते हैं लाइट जो है, लाइट या कोई भी एनर्जी किस तरह से प्रोपागेट करता है, वेव्स की तरह से, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। ये वेव जो होते हैं, दिस वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज्ड बॉडी moving in a magnetic field or moving in an electric field। या तो वो कोई भी जो चार्ज बॉडी हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे उत्पन्न होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा हाउ डू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस, देन यू हैव टू जस्ट आंसर दैट दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज बॉडी मूविंग इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। Now in earlier time Newton considered light as a stream of particle। न्यूटन साहब ने लाइट को पार्टिकल बताया था, लेकिन बाद में जब कंसेप्ट आया तो उसके एक्सप्लेनेशन में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, तो वेव नेचर ऑफ लाइट जो है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गया। इसका मेन रीज़न था जो न्यूटन ने जो कहा था पार्टिकल, वो उसको 100% उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। सो दैट्स वाई सम ऑफ द फेनोमेना लाइक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हैज़ concluded their observation। So that's why there was wave nature of light was established। What is radiation? Emission or transmission of energy। What is radiation? Emission or transmission of energy through space in the forms of waves। देखिए आप सबके पास एनसीईआरटी पीडीएफ या एनसीईआरटी का जो बुक है केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड का वो होगा, तो उसमें भी आप देखना कि डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में, इसमें भी क्या है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। ड्वेल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच मीन्स द रेडिएशन पोसेसेस बोथ वेव एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज
and second was the experimental result regarding atomic spectrum. तो इन सारी चीज़ों को जब आप समझोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में अगर आपको, पहले तो रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन एक प्रकार का एनर्जी है जो इमिट करता है या ट्रांसमिट करता है, कहाँ से? स्पेस से। किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। तो आप कह सकते हो द emission or transmission of energy through space in the form of waves is called radiation. What is radiation? It is emission or transmission of energy through space in the form of waves is called radiation. Those radiation which are associated with electric and magnetic field are called electromagnetic radiation. अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ऐसा, अब सीधा सीधी बोलना है, इस ऐसा रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड रहे, वैसे रेडिएशन को हम लोग कौन सा रेडिएशन कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, देख लेना इसको। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसको कहोगे, तो जेम्स मैक्सवेल ने भी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया। मैक्सवेल ने क्या कहा था? मैक्सवेल रिवील दैट लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैक्सवेल रिवील दैट लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। लेट अस स्टडी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का? तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम के बाद जो तीनों बताया गया है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट्स व्हिच ऑस्किलेट in the phase perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation of wave. तो इसमें इन्होंने सीधा सीधी कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, दोनों एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर होते हैं, और वहीं पर वेव्स जो होता है वो भी एक दूसरे के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर होता है। दूसरा पॉइंट था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। दैट मीन्स दिस वेव्स कैन प्रोपागेट इन वैक्यूम। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी प्रकार की मीडियम की जरूरत नहीं होती है प्रोपागेट करने के लिए। अब जब मीडियम की जरूरत नहीं होगी मतलब वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। दीज और यू कैन से देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सिर्फ ऐसा मत सोचना कि एक ही प्रकार का ये वेव्स मिल गया, बहुत से टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो एक दूसरे से डिफर करते हैं। किस फॉर्म में? या तो हमारा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में या वेवलेंथ के फॉर्म में। दीज ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंस्टिट्यूट व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में बोर्ड के ऊपर में कि आखिर यही सारा जो लीड किया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम क्या है मैं आपको बताता हूँ। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in the order of their increasing wavelength or decreasing frequency is known as electromagnetic spectrum। ये जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो अरेंजमेंट है उनके वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो बहुत सारे हैं, गामा रेज है, एक्सरे है, यूवी रेज है, इंफ्रारेड रेज है, माइक्रोवेव्स है, एफएम है, जो रेडियो वेव्स हम लोग कहते हैं एफएम एएम, उसके बाद लॉन्ग रेडियो वेव्स है जो आपके एनसीईआरटी बुक में बताया भी गया, आप लोग देख लेना। ये जो स्ट्रक्चर है आप लोग देखो यहाँ पे दिया गया है कि आखिर ये गामा रेज, एक्सरे, यूवी रे, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, सबका एक वेवलेंथ दिया गया। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, देन यू हैव टू जस्ट डिफाइन एज द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हियर यू कैन शो देम अबाउट the portion of the spectrum which can be seen and sensed by the human eyes exist in the wide range of wavelengths. This wide range of wavelength is called visible region of spectrum. What is it called? Visible region of spectrum. What are the visible regions?
You know very well VIBGYOR. What are the full form of VIBGYOR? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो इनका जो रेंज होता है, ये जो कलर है आपके, आप देख रहे हो विजिबल स्पेक्ट्रम वहाँ पे लिखा हुआ है, ये 400 से लेकर के 750 नैनोमीटर तक इनका वेवलेंथ होता है। और ये वेवलेंथ अगर आप पूछें तो ये वैक्यूम में भी हर एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करता है, जिसकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होती है। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अभी जो आपको मैंने समझाया, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं। अब आ जाइए, जब ये सारा चीज़ आपने पढ़ लिया तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसा नेचर होता है, इसके लिए हमारे मैक्सवेल साहब ने वेव थ्योरी दिया था। कौन सी थ्योरी दी थी? वेव थ्योरी। इस वेव थ्योरी में आपको 4-5 चीज़ के बारे में जानना है, जैसे वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वेलोसिटी हो गई, वेव नंबर हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। J.C. Maxwell in 1864 suggested that radiant energy travels in space with the velocity of light in the form of waves. These waves are known as electromagnetic waves or radiation. कहने का मतलब मैक्सवेल साहब ने 1864 में ये सजेस्ट किया था कि रेडियंट एनर्जी ट्रेवल इन स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फॉर्म्स ऑफ वेव, और इसी वेव को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला है वेवलेंथ। ये जो मैंने आपको दिखाया था ये डायग्राम, ये वेवलेंथ का एक डायग्राम आप लोगों को याद रखना। देखो इस डायग्राम में आप लोग सब पहले भी देखे होंगे 9th-10th स्टैंडर्ड में, जो वेव जो होता है, जैसे मान लीजिए समुद्र में वेव उठता है तो वो अप एंड डाउन जो जाता है, तो ऊपर की तरफ जो लहर उठती है उसको क्रस्ट कहा जाता है, CREST, क्रस्ट। और नीचे की तरफ जितना नीचे जो जाता है उसको ट्रफ कहा जाता है, राइट। और इन दोनों का मतलब 2 ट्रफ या 2 क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। सो द वेवलेंथ मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। देखो जैसे मान लो कि अगर एक ये वेव है और दूसरा ये वेव है, ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो होता है इसको क्या कहा जाता है? क्रेस्ट कहा जाता है। ये वेव्स और ये वेव, जैसे मान लो यहाँ पे एक और लाइन रहती तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो हाईएस्ट पॉइंट है, एम्पलीट्यूड जिसको हम लोग कहते हैं, ये ऊपर वाला पॉइंट जो है ये और ये जेड के नीचे में जो दिखा रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट के नीचे में। तो अगर मान लो ये दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? क्रेस्ट, और नीचे वाला जो ये दोनों पॉइंट है इसको हम लोग कहेंगे ट्रफ। तो क्वेश्चन है कि वेवलेंथ किसको कहेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन द 2 नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है 2 क्रेस्ट की या 2 ट्रफ की, उसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। इसको किससे डिनोट किया जाता है? लैम्डा से। सिंस इनका मतलब बहुत ही छोटा होता है तो हम लोग इसका पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम ऐसे में इसको यूनिट हम लोग लेते हैं। जैसे ये मीटर में नहीं, बहुत ही छोटा होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग पिकोमीटर, नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रम में यूज़ करते हैं। अब आ जाइए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहोगे? द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासिस अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासिस अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फ्रीक्वेंसी को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? हर्ज में। इट इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ज या फिर साइकिल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना साइकिल हुआ, जैसे मान लो ये एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल चल, ये 1 सेकेंड में कितने साइकिल ट्रेवल किए, उसी को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो उसको आप इस तरह से डिफाइन लिख सकते हो, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासिस अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। गॉट इट? एंड द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ज। हर्ज का मतलब सीधा सीधे मतलब 1 अपॉन जो टाइम होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड या 1 अपॉन सेकेंड इनवर्स को ही हम लोग हर्ज कहते हैं। अब आ जाओ वेव नंबर, या उससे पहले मैं वेलोसिटी बता देता हूँ, जो स्पीड ऑफ लाइट जिसको तुम लोग कहते हो वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज वेलोसिटी। कोई पूछेगा आपको कि वेलोसिटी किसको कहोगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। ये जो वेव जो दूरी तय करती है 1 सेकेंड में, जितना भी वो दूरी तय करती है उसको वेलोसिटी ऑफ द वेव कहा जाता है। मतलब 1 सेकेंड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे वेलोसिटी को आप देख लो, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है
जो भी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। तो जितना भी इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, और स्पेशली एक सेकेंड में जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो उसकी वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड हो जाता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे ये कैसे ट्रैवल करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था वेव लेंथ और मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी। तो वेव लेंथ हो गया दो क्रेस्ट और दो ट्रफ का जो रिलेशन है, दो क्रेस्ट और दो ट्रफ, इनका जो रिलेशन है, मतलब जो वैल्यू है लैम्डा है, और जो साइकिल पर सेकेंड में बताया आपको था फ्रीक्वेंसी। तो आप देख लो, एक साइकिल जब कंप्लीट करता है तो एक क्रस्ट और एक ट्रफ होता है, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर दोनों का रिलेशन निकाला गया, C इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। C का जो वैल्यू है लैम्डा इंटू वेवलेंथ, सॉरी लैम्डा इंटू न्यू, फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग कहते हैं लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा हो गया वेवलेंथ और न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ भी हमको पता है। अगर वेवलेंथ दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए कह रहा है तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, C बाई लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। अदरवाइज लैम्डा निकालना है तो देख लो यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर आपको लैम्डा निकालना है तो C बाई न्यू, ठीक है। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी। अब आ जाइए वेव नंबर। वेव नंबर किसको कहोगे आप लोग? वेव नंबर जो है ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मीन्स 1 अपॉन वेवलेंथ। 1 अपॉन वेवलेंथ या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर। इट इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर मीटर। एक मीटर में जितने भी वेवलेंथ होते हैं उसको वेव नंबर कहा जाता है। सीधा सीधी समझ जाओ, एक मीटर में जितने भी वेवलेंथ हुए हैं, द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर मीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। इसीलिए वेवलेंथ को हम लोग न्यू नॉट, जो न्यू के ऊपर में बार के सिंबल से डिनोट करते हैं, तो न्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा। अब आ जाइए एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो हाइट होती है, जो मैंने आपको बताया, ये जो हाइट है इसका हाईएस्ट हाइट, चाहे क्रेस्ट में या ट्रफ में जो हाईएस्ट हाइट होती है उसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है। इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ अ वेव। इट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी, ब्राइटनेस ऑफ द बीम ऑफ लाइट। एम्पलीट्यूड के कारण ही ब्राइटनेस, किसी भी लाइट का ब्राइटनेस जो है उससे पता चलता है। आजकल जो भी आप लोग मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में देखना एक सेंसर आता होगा, लाइट सेंसर। जो मेन जो है, एक मोबाइल आता था मोटो का, मोटो M, उसमें लाइट सेंसर का 100% एम्पलीट्यूड दिखा। जैसे उस पर सनलाइट पड़ेगी, अगर आपकी ब्राइटनेस 0 भी है तो एम्पलीट्यूड के कारण देखना आपका पूरा जैसा लगेगा 100% ब्राइटनेस हो गया। तो ये एम्पलीट्यूड जो है, इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ ऑफ अ वेव। अब आ जाइए कि वेव थ्योरी का मेन पॉइंट्स क्या था। द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूसली इन द फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन एंड इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। जो कंटिन्यूसली एनर्जी जो रेडिएट होता है उसको हम लोग रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। द रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑस्किलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडिएशन। द रेडिएशन possess wave character and travel with the velocity of light, that is 3 lakh kilometer per second. These waves do not require any material or medium to propagate. तो ये था हमारा वेव थ्योरी जो मैक्सवेल साहब ने 1864 में दिया था। अब आ जाइए, जब आपने वेव थ्योरी पढ़ लिया, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो पुराने डाउट्स थे वो क्लियर हो गया। अब हमारा नया टॉपिक पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बोलते हैं, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब क्वेश्चन है, अभी तक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा था कि वो वेव लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। No doubt, wave character was even able to clarify or justify the phenomenon like diffraction and interference. Diffraction किसको कहते हैं पता है ना आपको? It is the bending of wave around an obstacle. If anybody will ask you what is diffraction, just write it is the bending of wave around an obstacle. And what is interference? It is the combination of two waves. What is it?
combination of two waves of the same or different frequencies to give a new wave whose distribution at each point in the space is the algebraic or vector sum of disturbance at the point resulting from each interfering wave. Now, but the wave nature of light could not justify about the observation like black body radiation, photoelectric effect. देखो वेव नेचर तक तो सही था भाई, न्यूटन का पार्टिकल थ्योरी फेल हुआ, यहाँ पर जो है वेव नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है ये भी एकदम, लेकिन कुछ चीज़ों में ये वेव नेचर खामी। ब्लैक बॉडी का नाम सुना है तुमने, ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में हमारे प्लांक साहब ने दिया था। स्पेशली कोई पूछेगा व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, emission and radiation over a wide range of wavelength from the hot bodies which includes change in color with temperature। कहने का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हॉट बॉडीज का कलर में चेंजिंग होता है। ये जो है आप रेडिएट बॉडी बोलते हो ना कि एनर्जी रेडिएट होता है, तो मैं वही कह रहा हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है इट इज़ एन इमिशन एंड रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, बहुत ही ज़्यादा वेवलेंथ का इमिशन होता है या फिर रेडिएशन होता है, स्पेशली हॉट बॉडीज़ जहाँ पर कलर जो है टेम्परेचर के साथ बदलते रहते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द रेडिएशन स्ट्राइक्स ऑन इट। किसी भी मेटल सरफेस पर अगर कोई भी रेडिएशन स्ट्राइक करता है तो वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। इजेक्ट का मतलब है बाहर निकल, मतलब जितना वेव्स या रेडिएट उस पर स्ट्राइक करेगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेंगे। वेरियस ऑफ द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बता दूं। इसमें एनसीईआरटी में नहीं दिया है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, लेकिन यहाँ पर स्पेशली वेवलेंथ के बारे में दिया है, ग्राफ डिनोट किया है डायरेक्टली। इसके बाद हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, राइट। चलिए, तो मैं पहले आपको बता दूं व्हाट इज़ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप लोग एनसीईआरटी के बुक को ज़रूर पढ़ो, और एनसीईआरटी जो है हमारा गीता है, इसको ध्यान रखना। एनसीईआरटी आपका गीता है, जिस तरह से अभी रामायण और भगवत गीता चल रहा है उसी तरह समझ जाओ कि एनसीईआरटी बुक अगर नहीं है आपके पास तो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, आप लोग इजीली इंटरनेट से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड के बाद इसको 2 बार 3 बार चैप्टर को पढ़ोगे तब समझ में आती है, राइट। तो चलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में मैं पहले आपको बता दूँ। ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल बॉडी which emits and absorbs radiation of all frequencies. The radiation emitted by this body is called black body radiation. What is black body radiation? First of all, black body is an ideal body. What is black body? It is an ideal body which emits and absorbs energy of all frequency. ये एक ऐसा बॉडी है जो हर एक प्रकार का फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है, और रेडिएशन मतलब हर एक प्रकार का रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी को इमिट और एब्जॉर्ब ये कर सकता है। द रेडिएशन इमिटेड बाय दिस बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इनके बॉडी के द्वारा जो है मतलब रेडिएशन इमिट होता है उसी को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा है। ये प्लांक साहब जो है ना 1900 में इसका कंसेप्ट दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। उन्होंने कहा था जब किसी भी सॉलिड को आप हीट करोगे तो उसमें से रेडिएशन जो है वेव के फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा निकलता है। सो मैक्स प्लांक in 1900 gave the concept of black body radiation. He said that when solids are heated they emit radiation over a wide range of wavelength. बहुत ही ज़्यादा wavelength वहाँ से निकलता है। For example, an iron rod is heated in a furnace. Then the iron rod first turns dull red, and on further increase in temperature the color of the rod changes to bright red, to orange, then yellow, progressively white, then finally blue at the 11th temperature. These sequences of color observed the heating of an iron rod are the sequence of increasing the frequency of decreasing wavelength. These colors come under the visible range of spectrum constituting different colors having varying frequency and wavelength. The visible range of spectrum is
मेमोराइज्ड एज विबज्योर। कभी तुम लोग लोहार की दुकान पे गए हो? देखना लोहार की दुकान पे क्या होता है कि जैसे लोहार वो लोखंड को गर्म करता है, जो हमारा आयरन का रॉड होता है, कभी देखना बैठ करके, यही है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखना है तो अभी लॉकडाउन खुलने दो, और कभी बाई चांस हार्डवेयर में कहीं जाने का मौका मिले तो वहाँ पे बैठ के देखना, जो आयरन के रॉड को हम लोग गर्म करते हैं ना, पहला कलर कौन सा होता है उसका? पहला कलर होता है उसका ब्लैक, राइट? तुम लोग देखोगे। लेकिन मैं एक कंसेप्ट तुम लोग का क्लियर कर दूँ, आयरन का जो प्योर आयरन का कलर सिल्वरी वाइट होता है। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए बता रहा हूँ कि प्योर आयरन का कलर कैसा होता है? सिल्वरी वाइट। तो जब ये रॉड आप लोग देखते हो, जो ब्लैक कलर का रॉड होता है, उसको जब वो ब्लैक स्मिथ उसको हीट करता है, गर्म करता है, तो देखना धीरे 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 डल रेड में होगा, और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, फिर वो डल रॉड जो मतलब डल रेड जो था रॉड का कलर, वो ब्राइट रेड में होगा, और ब्राइट रेड के बाद ऑरेंज कलर में जाएगा, ऑरेंज के बाद फिर येलो कलर में जाएगा, और फाइनली होकर के वाइट कलर में जाएगा। मतलब धीरे 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 ब्लू कलर तक वो पहुंचेगा। तो ये जो नेचर आप लोग विबज्योर पढ़ते हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के ब्लू कलर तक पहुंचेगा। जो क्या डिटरमाइन करता है? ये हमारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस तरह से घटेगा, लाल से ब्लू की तरफ किस तरह जाएगा, ये विबज्योर के थ्रू हमको पता चलता है। याद रखना, जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ उसका उतना कम फ्रीक्वेंसी, और जिसका जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम वेवलेंथ। तो रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, और वॉयलेट कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम। गॉट इट? अब इससे आपका क्या क्लियर हो गया कि रेड लाइट जो है, जैसे मैंने आपको आयरन रॉड का एग्जांपल दिया, उसको गर्म किया तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और वेवलेंथ उसकी सबसे ज़्यादा है, और वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण ये जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करता है, हायर वेवलेंथ टू लोअर वेवलेंथ इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। देखो, फ्रीक्वेंसी में लोअर से हायर और वेवलेंथ में हायर से लोअर। मतलब याद रखना कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वॉयलेट का, सबसे कम रेड का, और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का और सबसे कम वॉयलेट का। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो स्पेक्ट्रम बोलते थे ना कलर, विबज्योर, only factor of the intensity and frequency of the emitted radiation depends in the temperature. At a given temperature, the intensity of radiation emitted increases with decrease of wavelength. जैसे जैसे वेवलेंथ घटेगा, इंटेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेवलेंथ घटेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। जब ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा तो फिर वहां से डिक्रीज होना चालू कर दे। तो ये देखो, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया फिर उसके बाद क्या होगा? ये डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ये ग्राफ जो है ये बताता है कि वेरियस इंटेंसिटी विद द वेवलेंथ एट टू टेम्परेचर T1 और T2 है। देख लो, जिसमें T2 जो है T1 से बड़ा है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली, therefore the energy of any electromagnetic radiation is proportional to the intensity and independent of its frequency or wavelength। कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी का, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इसी कारण से जो बॉडी एनर्जी रेडिएट करती है तो उसका कलर जो है मतलब इंटेंसिटी के ऊपर में डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा तो टेम्परेचर जैसे वेरी तो अलग अलग कलर आएंगे। और यही चीज़ को मैक्स प्लांक साहब ने बताया था कि एनर्जी विच इज इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक बॉडी इज नॉट कंटिन्यूस बट डिसकंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। सच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। क्वांटम कोई पूछेगा व्हाट इज द रियल क्वांटम थ्योरी, तो क्वांटम वर्ड जो होता है याद रखना, ये क्वांटम वर्ड जो है मैक्स प्लांक साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ब्लैक बॉडी से
जो कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो पैकेट के फॉर्म में निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम। इन केस ऑफ लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ फोटोन। अगर लाइट के बारे में सोचोगे तो लाइट का क्या है, उसका जो क्वांटम ऑफ एनर्जी है वो फोटोन है। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू frequency. So E is directly proportional to nu. Energy is directly proportional to frequency. तो E is directly proportional to nu. तो अगर ये हटेगा तो कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगेगा. सो देयरफॉर E is equal to h nu. देखो यहाँ पर E is directly proportional to nu और प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट लगता है, तो E is equal to h nu. h क्या है हमारा, प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है. न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो मैक्सवेल साहब, मैक्स प्लांक साहब ने जो बताया था कि एनर्जी विच इज इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी इज नॉट कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड क्वांटम. पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कोई पूछेगा व्हाट इज क्वांटम, इट इज अ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. इन केस ऑफ लाइट this quantum is called photon, so that's why energy is directly proportional to frequency. So E is equal to h nu, और अगर न्यू को चेंज करोगे तो लैम्डा में, so E is equal to hc by lambda. समझ में आया कि नहीं आया समझ में? E is equal to hc by lambda, ये जो है हमारा एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के. तो इसीलिए जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कांस्टेंट डालोगे, तो यहाँ पर E is equal to क्या हो जाएगा, h न्यू हो जाएगा. समझ में आया? अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये देख लो आप यहाँ पर, ये जो मॉडल दिख रहे हैं ना आपको, इसी के ऊपर में पूरा बेस्ड है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. चलो अब हम लोग डिस्क्राइब करें व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सबसे पहले मैं बता दूं, हर्ट्ज साहब, हेनरी हर्ट्ज साहब 1887 में उन्होंने एक परफॉर्म किया था, एक एक्सपेरिमेंट, जिसमें उनको मिला क्या कि जितनी बार ये लाइट का जो बीम ऑफ लाइट होता है वो मेटल से स्ट्राइक करता है, उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे इजेक्ट होता है. तो हेनरी हर्ट्ज इन 1887 परफॉर्म एन इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट. He found that the electrons are ejected when beam of light strikes a metal surface. Metals which show this effect easily are cesium, potassium and rubidium. देखो ये तीन तरह के मेटल थे. उन्होंने क्या कहा कि जब भी ये बीम ऑफ लाइट ये मेटल से टकराता है तो उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इजेक्ट करता है. मतलब उन्होंने कहा कि जैसे ये लाइट मेटल से टकराया वो उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो याद करो वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर न्यूटन साहब ने नंबर ऑफ पार्टिकल दिया था वो फेल हो गया, लेकिन यहाँ पर लाइट जैसे सीजियम, पोटाशियम या रुबिडियम से टकराया तो इस चीज से जितना बीम ऑफ लाइट टकरा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुआ. He made a setup of the experiment by taking a cell with evacuated chamber which contains two metal electrodes connected to the external circuit. When the radiation of high energy when falls on the negative electrodes, then electrodes were emitted and these electrons then carried the current. ये जो phenomenon हुआ, this phenomenon of ejection of electrons made the surface of the metal when light of suitable frequency strikes on it, so it's called photoelectric effect. क्यों पड़ा इसका नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? पता है, फोटोन का मतलब हो गया लाइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे लाइट पड़ा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, इसीलिए इस इफेक्ट का नाम क्या डाल दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इमिट होते हैं, तो इसी को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. इसीलिए इस इफेक्ट का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. इसमें कुछ रूल्स थे. नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन्होंने कहा देखो भाई यहाँ पर ये टाइम नहीं बताया कि कितने सेकंड के अंदर में आना चाहिए और कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना. नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट वॉज सीन दैट एज सून एज द लाइट ऑफ सुटेबली फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स टू द मेटल सर्फेस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्ट. इन्होंने कहा जितना जल्दी ये लाइट इससे टकराता है उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं.
इसमें एक वर्ड का डिस्कवर होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो सब लोग जानते हो ना, न्यू, और न्यू नॉट को कहा जाता है, देखो न्यू बार होता है वेव नंबर और न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई पूछेगा व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नीडेड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए जो लाइट का फ्रीक्वेंसी जितना चाहिए, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नीडेड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Below this frequency, the photoelectrons cannot be ejected. इसके नीचे जाओगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज सिंबलाइज्ड एज न्यू नॉट, सो इट वाज सीन दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन, क्योंकि देखो अभी जस्ट मैंने तुमको बताया कि जब तक इस फ्रीक्वेंसी के अंदर में नहीं ले जाएगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इसीलिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मतलब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी से छोटा होगा या फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ा होगा। गॉट इट? देन ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड अकम्पनाइड विद द मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, तभी जा करके इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट होगा, अदरवाइज इजेक्ट नहीं होगा। मतलब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। याद रखना बच्चों, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। यहाँ पर देख लो आपके कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के जो पोस्टुलेट्स है यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। अब कैसे पता चलेगा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द मेटल बट डू नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, लेकिन the number of electrons ejected is proportional to the intensity of light. Intensity of light is directly proportional to the number of electrons. और kinetic energy of photoelectrons, the kinetic energy of the ejected electrons या photoelectrons depend upon the frequency of the light speed. या light जितना light use किया जाएगा उतना frequency निकलेगा. So it can be concluded that the number of electrons ejected upon the intensity of the light, but the kinetic energy is independent of intensity. Therefore, classical mechanics which says that the kinetic energy should depend upon the intensity of light does not hold good in this case. It is observed that when the red light of the high intensity or brightness strikes the potassium or cesium metal surface, it is not able to eject the electrons. But as soon the yellow light having the high frequency, it strikes the potassium metal and electrons get emitted. That means the threshold frequency of potassium atom, what is the threshold frequency? You know, that is 5.0 into 10 to the power 14 hertz, is greater than the frequency possessed by the red light, which is, you know what is the frequency of red light, but lesser the frequency of yellow light, so it can be shown the photoelectric effect. देखो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए मैंने आपको बताया उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से होके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। हर एक मेटल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसीलिए हर एक मेटल के लिए ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। ये सिर्फ और सिर्फ सीजियम, पोटाशियम और रुबिडियम। देखना नीचे में फर्स्ट ग्रुप के तीनों एलिमेंट है, हेलिना का रब से फरियाद, राइट। तो वही सीजियम, पोटाशियम और रुबिडियम, उसी मेटल से ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। इसमें जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, इसके ऊपर में मैं तुमको कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा। E इज इक्वल टू hc बाई लेमडा, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, मतलब एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। एक्चुअली सबसे पहले आइंस्टाइन साहब ने इसका क्वांटम थ्योरी जो दिया था, उन्होंने 1905 में यही प्लांक क्वांटम थ्योरी को यूज़ करके इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। जब कोई फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी होता है तब जाकर के वो मेटल एटम के मतलब वहाँ पे स्ट्राइक करता है, और जैसे ही वो स्ट्राइक करेगा वो एनर्जी
क्या करेगा, instantaneously to the electron during the collision and electrons get ejected without any delay or time. मतलब जैसे लाइट टकराया ठीक उसी समय में इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, मतलब कोई टाइम लैग नहीं है इसके बीच में. Greater the energy possessed by the photon, greater will be the transfer of energy to the electrons and greater will be the kinetic energy possessed by the photon. जितना ज़्यादा फोटोन उतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, उतना ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स. द एनर्जी विच इज supplied by the photons of the electron is used to eject the electrons from the metal atom. It should be equal to the energy binding द इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस. जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा हुआ रहता है, अब वो जो इलेक्ट्रॉन मतलब इजेक्ट कर रहा है उस एनर्जी के बराबर में हो जाता है. एंड द रिमेनिंग इज यूज्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन का ये फॉर्मूला है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन है एच न्यू. सो एच न्यू कहाँ से आया वो भी बता देता हूँ. ये एच न्यू हमारा आया है एनर्जी से. E इज इक्वल टू एच न्यू हमने अभी जस्ट दिया. एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सो E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट. तो ये वही E है. तो यहाँ पर E जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस हाफ MBA का है, तो E के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ MBA स्क्वायर. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. तो H कॉमन ले लोगे, न्यू माइनस न्यू नॉट, राइट. समझ में आया. चलो इससे आगे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो दोनों बिहेवियर था, टू फेनोमेनन दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंफर्म दैट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. न्यूटन साहब तो उस समय कंफर्म मतलब कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन इसके बाद ये पार्टिकल नेचर को शो कर दिया. और जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का जो क्वेश्चन था, अब इसके लिए वेव नेचर लाइट के लिए रिक्वायरमेंट हो गया. तो इसी समय सारे साइंटिस्ट ने वेर ऑल इन द स्टेट ऑफ डिलेमा. Finally, the conclusion was made that light behaves like particle as well as wave. When the radiation interacts with the matter, it displays particle-like properties, and while it propagates, it behaves like wave-like properties. तो सीधा सीधी समझो, जब रेडिएशन होता है तो पार्टिकल वाला बिहेवियर, और जब प्रोपागेट करेगा तो वेव वाला प्रॉपर्टीज. ओके, so light is a kind of radiation. All radiation, even the microscopic particles like electrons, have both wave as well as particle character. Therefore all the radiations have dual nature. लाइट का ले लो, हर एक लाइट का, हर एक रेडिएशन का दो नेचर होगा. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो नो प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि जो जो आपको नहीं समझ में. Hope all of you have understand. That's all for today. Thank you very much. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.